नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? चार ऑप्शन है आपके सामने, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या रूस। तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा यह गया है कि इन चार देशों में से वो कौन सा देश है जहां पर सबसे पहले लिखित संविधान हमें दिखाई देता है। कैसा संविधान? लिखित संविधान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा इन चार ऑप्शन में से वो होगा आपका कौन? अमेरिका। तो ध्यान रखेंगे, अमेरिका ही वो देश है पहला जहां पर हमको सबसे पहले क्या दिखाई देता है? एक लिखित संविधान। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो प्रश्न ये पूछा गया है कि ये जो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा देश है जहां पर लिखित संविधान है और वो विश्व का सबसे विस्तृत यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो चार ऑप्शन में कौन कौन से हैं? चीन, अमेरिका, जापान और भारत। तो अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो वो हमको दिखाई देता है कहाँ का? भारत का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, भारत। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान खालिस्तान 1950 को लागू हुआ 21 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी या 23 जनवरी। तो ये चार ऑप्शन यहां पर दिए हैं, 21 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी और 30 जनवरी। तो आपको ये बताना है कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ। तो हमारा जो संविधान है भारत का वो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। और ये जो संविधान बना था ये कब बना था? तो बना था ये 26 नवंबर 1949 को, परंतु इसको लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा, दोनों अलग अलग बातें हैं। बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसलिए ही हम लोग 26 जनवरी को जो तिथि है उसके दिन हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होंगी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से या उपरोक्त सभी से। तो प्रश्न में यह पूछा गया है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो आपको याद रखना चाहिए कि भारत की नागरिकता वंशानुक्रम के आधार पर भी प्राप्त की जा सकती है, भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा देशीकरण के माध्यम से, मतलब अगर आप भारत को अपना देश स्वीकार कर लेते हैं तो इस माध्यम से भी भारत की नागरिकता आपको प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, उपयुक्त तीनों ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हमें भारत की नागरिकता या किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी माध्यमों से किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन दिया गया है एकल नागरिकता प्रदान करता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, चौथा है बहुल नागरिकता प्रदान करता है। तो यहाँ पे चार अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं। प्रश्न में ये पूछा गया है कि भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, क्या वो नागरिकता प्रदान करता है या नहीं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो संविधान है उसका भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11। तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के जो भाग हैं इसमें आपको नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान हमको दिखाई देते हैं। साथ ही साथ हमारे भारत में आपको नागरिकता का जो विषय जो संविधान में तो है ही, इसके लिए एक अलग से विधि भी बना दी गई है जिसका नाम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 भी है जो कि संसद द्वारा बनाई गई एक विधि है जिसमें भी भारत के नागरिकता प्राप्त करने के बारे में अलग अलग विधियों का वर्णन है। साथ ही साथ संविधान में भी भाग 2 जो है पार्ट 2 और उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक का जो भाग है वहां पर हमको नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार से छीनी जा सकती है, इन सारी बातों का वर्णन वहां भी कुछ हद तक हमको दिखाई देता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होंगी। तो प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता की, बहुल नागरिकता या किस प्रकार की। तो आप लोग याद रखेंगे कि भारत की जो संविधान है, भारत का जो संविधान है हमारा, वो भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता का अर्थ भी आपको जानना चाहिए। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि आप भारत में किसी भी राज्य में रहिए, चाहे वो कोई भी राज्य हो, आप केवल और केवल भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। तो याद रखना है कि भारत का जो संविधान है वो क्या देता है हमको? एकल नागरिकता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। तो ये आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता प्रदान करने का नियम कौन बनाता है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा या विधानमंडल। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि भारत में इन चारों में से कौन सा संस्थान है जो भारत में लोगों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार
बनाता है? क्या प्रश्न पूछा गया? तो भारत में कौन सा संस्थान है जो नागरिकता प्रदान करने का नियम बनाता है? तो भारत में नागरिकता प्रदान करने का नियम बनाने वाला जो संगठन है, जो संस्था है, वो है संसद। तो भारतीय जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसी को ये अधिकार प्राप्त है कि वो भारत के नागरिकों के लिए क्या बना सकता है? नागरिकता के नियम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्या? संसद। तो भारत में नागरिकता प्रदान करने का नियम कौन बनाता है? भारतीय संसद, अर्थात ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? पहला ऑप्शन दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है समानता का अधिकार और चौथा ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न में यह पूछा गया है कि इन चार अधिकारों में से वो कौन सा अधिकार है जिसे संविधान के जनक, भारतीय संविधान के जनक या पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा निम्न में से किस अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 32 का वर्णन है और ये जो अनुच्छेद 32 है उसमें क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात राइट टू फंडामेंटल रेमेडीज, जिसके तहत 5 तरह के अलग अलग हमारे पास रेमेडीज उपलब्ध हैं। तो इन अधिकारों का प्रयोग करके अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो व्यक्ति इन मौलिक अधिकारों का, यानी कि इस अधिकार का उपयोग करके, ध्यान रखेंगे, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह व्यक्ति संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार उसको संविधान में दिया गया है उसका उपयोग करके अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करवा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वजह से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है, उसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी। तो याद रखेंगे, क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात राइट टू फंडामेंटल रेमेडीज कहां पर वर्णित है? तो अनुच्छेद जो 32 है संविधान का, वहां पर इसका उल्लेख किया गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता, जिसको हम लोग कॉमन सिविल कोड भी कहते हैं, किस राज्य में लागू है? तो प्रश्न में पूछा गया है कि यहां पर जो 4 राज्य दिए गए हैं उन 4 राज्यों में से कौन सा राज्य है जहां पर हमें वर्तमान में कॉमन सिविल कोड या एक समान नागरिक संहिता दिखाई देती है। तो आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले तो, लेकिन आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत जो है वहां पर सभी, अभी पूरे संपूर्ण भारत में आपको एक समान नागरिक संहिता नहीं दिखाई देती, मतलब सभी धर्मों के लिए एक समान कानून। तो एक समान नागरिक संहिता का पहले तो अर्थ आपको पता होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड का अर्थ पता होना चाहिए। तो कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है कि भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून हो। तो ऐसा वर्तमान में अभी नहीं है। पूरे भारत में जो भी धर्म के लोग रह रहे हैं सभी धर्मों के लिए अभी एक जैसा कानून हमको नहीं दिखाई देता, कानून अलग अलग थोड़े दिखाई देते हैं। तो इसके लिए जो है हमारा संविधान है उसमें ये बात पहले से व्यवस्थित रूप से वर्णित है कि भारत में भविष्य में क्या होना चाहिए? सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए और इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में की गई है। तो संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 44 है उसमें यह वर्णित है कि भारत में भविष्य में एक समान नागरिक संहिता या एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन अभी ये नहीं है। भविष्य में हो सकता है कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून संपूर्ण भारत में लागू हो जाए, परंतु फिर भी वर्तमान में एक राज्य है ऐसा जहां पर हमको ये व्यवस्था दिखाई देती है। प्रश्न में यही पूछा गया है कि वो कौन सा राज्य है। तो 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा या मिजोरम। तो आपको पता होना चाहिए, आपको इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि गोवा वो राज्य है जहां पर अभी ये व्यवस्था लागू है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, गोवा, जहां पर हमें अभी क्या दिखाई देता है? कॉमन सिविल कोड लागू होता हुआ दिखाई देता है, मतलब वहां पर यह व्यवस्था लागू है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 दिखाई देता है, उस अनुच्छेद का अर्थ क्या दिया गया है? कानून की समानता का अधिकार। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में, उनमें जो अनुच्छेद 14 है जिसका नाम क्या है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार। मतलब ये जो मौलिक अधिकार है ये भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति भारत का जो नागरिक है ना तो वो कानून के सामने नीचे होगा ना ऊपर होगा। सभी लोग, चाहे वो कोई भी वर्ग, किसी भी जाति के लोग हों, उनको सभी को कानून एक समान दृष्टि से देखेगा। यही हमारा कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 14। तो संविधान का जो मौलिक अधिकारों का हिस्सा है उसका जो 14 वाला अनुच्छेद है वो ये बात करता हुआ दिखाई देता है। प्रश्न में पूछा गया है
कि ये जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार हमने अपने संविधान में शामिल किया है, ये किस देश के संविधान से हमने इसका विचार लिया है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, यूएसए, ब्रिटेन, रूस या ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संविधान से ही हमने कानून के समक्ष समानता का जो विचार है अपने संविधान में शामिल किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्रिटेन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन दिया गया है शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको सबसे पहले तो प्रश्न पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। प्रश्न किस अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है? तो मौलिक अधिकारों के तहत जो अनुच्छेद 19 है उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, और उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 19 है उसमें अलग अलग प्रकार की 6 तरह की स्वतंत्रताएं वर्णित हैं। अनुच्छेद 19 के तहत ही 6 अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित हैं। प्रश्न में ये पूछा गया है कि उन 6 स्वतंत्रताओं में से कौन सा, यहां जो ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सीधे तौर पर शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान रखेंगे, जो प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो सीधे तौर पर इस अनुच्छेद में शामिल नहीं है, जबकि भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी के जो अधिकार है वो इस अनुच्छेद में शामिल है। वहीं मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता, मतलब आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, इसका अधिकार भी इस अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। साथ ही साथ शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता जो है, इसका अधिकार भी सीधे तौर पर अनुच्छेद 19 में दिया गया है। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो सीधे या प्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है, बल्कि ये आपको भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसी के तहत मिलता हुआ दिखाई देता है। तो आपको इस प्रश्न का अगर सही जवाब जानना है तो वो है क्या? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार ये सीधे सीधे या प्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।